हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक न्यू ड्राफ्ट को अप्रूव किया गया है अभी रिसेंटली, और काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं कि अब अगर बिहार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या कर दी गई है। अब एज लिमिट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया और उससे भी बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है एग्जाम पैटर्न में। जो अब एग्जाम पैटर्न रखा गया है वो कंप्लीटली चेंज्ड है। जिस तरीके का पैटर्न पहले रखा गया था उसके कंपैरिजन में बिल्कुल ही चेंज कर दिए गए हैं, न्यू चेंजेस हुए हैं। और इसके अलावा भी काफी बड़े चेंजेस हैं जिसको कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं और एक एक करके सभी सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। गाइस देखो, ये जो अप्रूवल है वो 1 जुलाई 2026 यानी कल का, आज 2 जुलाई जब मैं इस वीडियो की क्रिएट कर रहा हूँ, ये कल का ही नोटिस है जो कि यहाँ पे अपलोड किया गया है। सो दिस इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस गवर्न बाय द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट। तो बिहार में अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है तो उसके अंदर इस तरह के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिस जो है वो अप्रूवल यहाँ पर उस चीज को मिल चुका है। आप चलो गाइस एक एक करके समझते हैं कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या की गई है। गाइस जो नया ड्राफ्ट आया है वो आप देखेंगे यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज बिहार। तो यहाँ पर जो रेगुलर पोस्ट है उसके लिए, और इंक्लूडिंग का मतलब हो गया कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए भी, रेगुलर मोड पे परमानेंट पोस्ट के लिए प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर जो रूल्स हैं वो बता दिए गए हैं। और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कोई यूनिवर्सिटी अगर कॉन्ट्रैक्ट पर रखना चाहती है तो भी इन रूल्स को फॉलो करना होगा, और अगर रेगुलर परमानेंट पोस्ट निकालती है तो भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करना होगा। तो ऐसे देखो, जो सबसे पहली चीज है जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ये तो वही है जो कि यूजीसी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है। प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे, जो बिहार के ही रिजर्व कैटेगरी है। याद रखिए, बिहार के रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा आपके पास नेट स्लेट या सेट होना चाहिए। अब यहाँ पर जिसके पास यूजीसी नेट एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है वो तो एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर सेट तो होता नहीं है बिहार में, यहाँ तो बेट होता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जिन्होंने बेट क्वालिफाई किया होगा वो लोग भी एलिजिबल होंगे, आराम से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। वैसे बेट अभी तक हुआ नहीं है, बेट होने के चांस है कि हो सकता है कि इसी ईयर जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट हो जाए। तो बेट के रिगार्डिंग जैसे भी अपडेट आएगा तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट दे दूंगा कि बिहार के एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म आ चुके हैं, हम लोग अप्लाई कर लो। तो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन्होंने गाइस नेट क्वालिफाई नहीं किया है वो बेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अप्लाई अप्लाई या फिर जिनका यूजीसी नेट नहीं होता, जिनका सीएसआईआर नेट होता है, तो अगर वो लोग उनके सब्जेक्ट की बात करें तो वो लोग सीएसआईआर का नेट क्वालिफाइड है तो वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। 3.3.3 में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इन अकॉर्डेंस विद द जो यूजीसी की यहाँ पर रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कर रखी है ना, तो आप लोग एग्जाम्प्टेड होंगे नेट स्लेट और सेट एग्जाम से। तो ये गुड न्यूज है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर आपको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे विदाउट नेट क्वालिफाइड भी। अब गाइस देखिए, जो बड़ा बदलाव किया गया है वो है आपका एज लिमिट के रिगार्डिंग। द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी 21 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज शैल बी 43 ईयर्स। तो गाइस देखो, पहले जो एज लिमिट थी यहाँ पर 21 से 40 रखी गई थी, लेकिन इसके बाद इसको बढ़ा करके 43 कर दिया गया है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, जिसमें हमने कहा भी था कि जो एज लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए, बिकॉज किसी किसी स्टेट में मैंने देखा है कि 44 भी होती है, किसी किसी स्टेट में 45 भी होती है। तो बिहार में 40 है, यहाँ पर इसको एज लिमिट को बढ़ाना चाहिए इनको। और गाइस यहाँ पर देखो, बिहार गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया भी है, तो 45 तो नहीं किया बट 43 कर दिया है। तो यहाँ पर गुड न्यूज है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी एज 41 या 42 है, 43 भी है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, आप लोग यहाँ पर इक्वली एलिजिबल होंगे। प्रोसेसिंग फीस क्या रखी गई है एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है, उसको बता दिया जाएगा जैसी आपकी एप्लीकेशन फीस, जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तब आपको उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब गाइस एक और बड़ा जो चेंज देखने को मिला है वो है रिटन एग्जाम। यहाँ पर जो एग्जाम रखा गया है इसका पैटर्न कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, अगर आप परमानेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपका एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और फाइनल सिलेक्शन जो है इसी बेसिस पे होगा। अब यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट से एग्जाम ही हटा दिया गया है, कंप्लीटली रिटन एग्जाम होगा। 175 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा,
3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 3 घंटे में आपको 175 मार्क्स स्कोर करने होंगे। और इंटरव्यू जो है वो रखा गया है 25 मार्क्स का, 13 + 12 करके इसको बाइफरकेट कर दिया गया है। तो 175 नंबर का ये, 25 नंबर का ये, मतलब 200 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर जो इंटरव्यू में बाइफरकेट किया गया है, इसमें 13 नंबर जो है वो दिए जाएंगे आपको टीचिंग में आप कितने एक्सपर्ट हो, टीचिंग स्किल्स को देखा जाएगा। उसकी आपकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, मतलब आपसे डेमो लिया जाएगा, डेमोस्ट्रेशन होगा, उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो 13 नंबर उसके लिए रखे गए हैं। बाकी जो 12 नंबर हैं वो रखे गए हैं इंटरेक्शन के, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरीके से आप आंसर करोगे अपने पैनल को, उसके लिए 12 नंबर रखे गए हैं। तो टोटल वेटेज जो है इंटरव्यू में 25 नंबर की है। टोटल 25 नंबर क्वेश्चन आंसर के नहीं है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि 13 नंबर आपका डेमो का होगा, जो आपको टीचिंग का डेमो देना होगा, उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, वो लिखा भी है, रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डेड सेशन होगा। और इसके अलावा सिर्फ 12 नंबर होंगे आपके इंटरव्यू इंटरेक्शन के। तो आप गाइस देखो, अच्छा मौका है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इंटरव्यू से डरते हैं, उनको लगता है कि मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। तो रिटन एग्जाम आपके हाथों में है, इसमें आप अच्छा परफॉर्म करिए और डेमो अच्छा दीजिए। अगर आप डेमो अच्छा देते हो तो बस यहीं से बात बन जाएगी, ये 12 नंबर इतना मैटर नहीं करेंगे। और 12 नंबर में भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि उनको 5 नंबर 7 नंबर तो देने ही पड़ेंगे, मिनिमम क्राइटेरिया तो उनको देना ही पड़ता है, तो उतने मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये बड़े चेंजेस किए गए हैं इस बार। वैसे गाइस मैं बता दूं कि ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव कर दिया गया है। पहले क्या होता था, एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम होता था और इंटरव्यू हुआ करता था। और अभी कुछ स्टेट में ऐसा हुआ, जैसे अभी यूपी के एग्जाम हुए थे, इसके अलावा आप देखेंगे हरियाणा में एग्जाम हुए थे, हरियाणा के अलावा आपके एग्जाम हुए थे मध्य प्रदेश के, है ना, अभी इसकी तो फॉर्म फिलिंग भी चल रही है। और मध्य प्रदेश में अभी तो फॉर्म फिलिंग चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसके एग्जाम टारगेटेड जीएस के जनरल स्टडी के नोट्स हमने आप सभी के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। मेरा नंबर ले लीजिए आप, 8802919803। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड नोट्स शेयर कर दूंगा। कुछ नॉमिनल सी फीस है, तो इस फीस को पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। इन नोट्स में आपको एग्जाम टारगेटेड थियोरी नोट्स मिलेंगे, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस पीवाईक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और इन नोट्स को बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप मिनिमम टाइम में इनको फिनिश कर लेंगे, मतलब केवल टू द पॉइंट पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं कि भर भर के लिख दिया है, बहुत ज्यादा थ्योरी लिख दी गई, तो ऐसा नहीं है, केवल टू द पॉइंट इसमें हमने चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेक श्योर गाइस आप इन नोट्स को अवेल करें। जो मैंने आपको नंबर अभी अवेलेबल करवाया था यहाँ पर, इस पे आप मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप करिए, बिकॉज कई बार मैं बिजी होता हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे लिख देना एमपीपीएससी जीएस इंग्लिश, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी लिख देना अगर हिंदी में चाहिए तो, जिस भी मीडियम में चाहिए आपको नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं बोल रहा था कि गाइस हरियाणा में अब यहाँ पर पैटर्न चेंज किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी कर दिया गया है चेंज। तो हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, अभी एमपी हो गया, यहाँ पर हर जगह दो एग्जाम लिए जाते हैं। एक आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम होता है, प्लस सब्जेक्टिव होता है। अभी तीनों स्टेट में ऐसा हुआ था कि एमसीक्यू भी लिया गया था और सब्जेक्टिव भी लिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस वाले बिहार एलिजिबिलिटी, बिहार वाले इस बिहार एग्जाम में गाइस क्या होगा कि यहाँ पर केवल आपका जो एग्जाम होगा केवल और केवल सब्जेक्टिव रखा गया है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एग्जाम आपका नहीं होगा। तो गाइस अब आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिटन एग्जाम की। खैर वो हम आपको करवा देंगे जब एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, हम आपको प्रिपरेशन भी करवाना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो इंटरव्यू कॉल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो में होंगे, मतलब अगर 10 पोस्ट निकली हुई हैं तो 30 बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, है ना, 3 गुना। तो 30 बच्चों को यहाँ पर कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो ये रेशियो रखा जाएगा। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकालती कोई यूनिवर्सिटी तो उस केस में फिर वहां पर रिटन एग्जाम नहीं होगा, उनका केवल एपीआई स्कोर के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर जो एपीआई स्कोर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसमें गाइस मैं बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसमें पीएचडी के आपको 11 नंबर दिए जाएंगे, जेआरएफ के 11 नंबर, नेट के 8 नंबर, तो मैक्सिमम 22 नंबर दिए जाएंगे आपको इन चीजों के। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जा सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपने 80% से ज्यादा स्कोर किया तो 26 नंबर, 70 से 80% के बीच में तो 23 नंबर, 60 से 70% के बीच में तो 20 नंबर, 55-60 के बीच में तो 17 नंबर। तो यहाँ पर मैक्सिमम 26 नंबर आपको दिए जा सकते हैं। ये मैं कॉन्ट्रेक्चुअल की बता रहा हूँ, ये केवल कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए है। अगर परमानेंट पोस्ट है तो उस पर आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। और ये केवल और केवल कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस वालों के लिए। ग्रेजुएशन में आपके सामने इंडेक्स लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर 12th क्लास के नंबर और आपके यहाँ पर 10th क्लास के नंबर भी ऐड किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में भी गाइस आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें मार्क्स दिए जाएंगे आपको 12 नंबर, 6 नंबर होंगे आपके डेमोस्ट्रेशन के, इंटरव्यू के, और बाकी 6 नंबर होंगे आपके इंटरेक्शन के। तो सेम वैसा ही रखा गया है, बट यहाँ पर वेटेज जो है और कम कर दी गई है इंटरव्यू की।
इसके अलावा गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, बिहार के अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ऐसा मेंशन किया गया है इस नोटिस में। पे स्केल कितना रहेगा, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, जैसे कि यूजीसी ने बोला हुआ है, तो वैसा ही सेम वही रहेगा। मतलब इस 57,700 का ग्रेड पे होता है, और फिर उसके बाद आपका बेसिक पे होता है, उसके बाद फिर आपका जिसमें डीए चार्ज सब मिलते हैं, वो सब मिलाकर के आपकी जो सैलरी है वो 90,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास बनेगी। तो अभी 7th पे कमीशन बन रहा है, इस वजह से इतनी बनेगी। अगर 8th पे कमीशन आ जाता है तो सैलरी आपकी 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी आराम से, स्टार्टिंग सैलरी। ज्वाइनिंग टाइम अगर हम बात करें, तो अगर आपका हो जाता है तो फिर उस केस में आपको 1 मंथ के अंदर अंदर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है दिस पीरियड शुड नॉर्मली बी 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इनके साथ, आपको अगर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है तो फिर उस केस में आपको 7 डेज के अंदर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। खैर ये तो ज्वाइनिंग के बाद, अपॉइंटमेंट की बात है। अब गाइस देखो हम बात कर लेते हैं कि जो आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होने वाला है, उस रिटर्न एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से रहने वाला है। तो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो है वो 20 पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 20 नंबर मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का होगा, 30 नंबर मिल जाएंगे। रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप के 15 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन की, तो 45 बन जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको 8 नंबर मिलेंगे, मतलब 80 नंबर का हो जाएगा। टोटल 175 नंबर का आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा। अब गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम होगा केवल कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे है। तो यहाँ पर आप कैसे जज करेंगे कि किसको 2 नंबर दिया जाए, किसको 1 नंबर दिया जाए, किसको 3 नंबर दिया जाए, 8 में से किसको तुम 5 नंबर दोगे, किसको 7 नंबर दोगे, किसको 8 नंबर दोगे, ये आप कैसे जज करेंगे। ये तो बिल्कुल ही डिस्क्रिप्टिव हो गया। आप किसी का आंसर दिखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो हो सकता है उस बेसिस पर 8 नंबर दे दिए जाए, बल्कि जबकि देखा जाए उसका जो क्वालिटी है आंसर राइटिंग वो इतनी अच्छी नहीं है। बस राइटिंग की बेसिस पे भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि मैंने भी कॉपी चेकिंग करी है। मैं भी यूनिवर्सिटी जाता था जब मैं 3 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है मैंने। तो हम कॉपी चेकिंग पे जाते थे, जो फाइनल एग्जाम हुआ करते थे सेमेस्टर एंड के। तो वहां पर ये चीजें काफी कॉमन हुआ करती थी कि अगर बच्चे ने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो स्पीड से कॉपी चेकिंग करते हुए हम मार्क्स दे दिया करते थे उनको, लेकिन उसके अंदर एक एक लाइन थोड़ी ना पड़ेगा, कोई भी टीचर एक एक लाइन पढ़ने बैठ जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेक करना मुश्किल भी होता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर थोड़ा सा बाइसनेस हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में ही एग्जाम होना चाहिए था। ये बेस्ट तरीका होता है जज करने का कि चारों ऑप्शन अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। या फिर आप एमसीक्यू में भी एग्जाम लेते प्लस डिस्क्रिप्टिव लेते, दोनों चीजें कर देते, एटलीस्ट बच्चा कुछ तो परफॉर्म करे। एमसीक्यू में कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम होना चाहिए था। आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। बिकॉज गाइज देखो, जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी, जब तक बोला नहीं जाएगा, तब तक वहां तक आवाज ही नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए सबसे पहले बोलना जरूरी है। आपके क्या व्यूज है, क्या ये सही हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सही है, या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम होना चाहिए, या एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों का मिला करके होना चाहिए, आज 50-50% इस तरीके से होना चाहिए पेपर 2 करके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके क्या व्यूज है। बाकी गाइस देखो, आपको रिटन एग्जाम में इतना तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, अनरिजर्व के लिए मिनिमम 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा, और बैकवर्ड क्लास की 36.5, एबीसी 32 और 34-32 SC/ST। तो अगर आपने इतना भी रिटन एग्जाम में स्कोर नहीं किया तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसे देखो, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना, तो कमेंट कर दीजिए। जैसे कोई फर्दर नोटिस आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दे दूंगा गाइस। इसके अलावा हमने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए हम आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। पेपर 1 हम आपको पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। दिसंबर 2026 के लिए हमने आपको 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया गाइस कि यहाँ पर जो सिलेबस रखा गया है इस रिटन एग्जाम का, वो कंप्लीटली नेट के बेसिस पे ही रखा गया है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे, इस नोटिस में ऊपर लिखा हुआ है, मैं उस नोटिस को उस पॉइंट को नोटिस मेंशन करना भूल गया। कंप्लीटली यूजीसी नेट के बेसिस पे आपका जो यहाँ पर सिलेबस है वो रहने वाला है। तो नेट की तैयारी अच्छे से करो, आपका ऑटोमेटिकली बिहार का जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो जो कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट कोर्सेज हमारे हैं वो इसी ऐप में अवेलेबल है। So guys, thank you. Share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC-NET update and assistant professor job related updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।